हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अपना अगला टॉपिक, जो कि है यूनिट 2। आशा करता हूं यूनिट 1 में जितनी चीजें पढ़ाई गई आपको, आपने ध्यान से पढ़ी होगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताई गई थी वो आपने ध्यान से एक बार रिवाइज करी होंगी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 2 अप्लाइड केमिस्ट्री का, जिसमें हमने दो मेन चीजें पढ़नी है। पहला तो है फेज रूल, गिब्स साहब ने दिया था, तो गिब्स फेज रूल, और दूसरा पॉलीमर्स के बारे में। ठीक है, तो यूनिट अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 2 में दो चीजें हमारे पास, क्या? पहला तो है पॉलीमर्स, नहीं पहले पॉलीमर्स नहीं, पहले फेज रूल आएंगे, एंड आफ्टर दैट वी हैव पॉलीमर्स। क्लियर है? तो ये दो चीजें हमको यूनिट 2 में पढ़नी है। सबसे पहले फेज रूल का पढ़ लेते हैं। बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में, और बहुत बढ़िया रूल है। तो ध्यान से देखते हैं कि फेज रूल क्या होता है। कुछ हमारे पास टर्म्स आएंगी इस फेज रूल वाले टॉपिक में, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी एक बार देख लेते हैं। पहले तो जानेंगे कि फेज रूल क्या होता है, फिर उसके अंदर मतलब फेज रूल को अप्लाई करने के लिए हमको कौन कौन सी टर्म्स सीखनी है, तो वो ये 3 टर्म्स है जो हमें जाननी पड़ेंगी। उसके बाद फेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, ये सीखेंगे। फिर 1 कंपोनेंट सिस्टम वाटर सल्फर का, और उसके बाद 2 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं आगे। फेज रूल क्या होता है? ये एक बहुत बढ़िया टूल है किस चीज को बताने के लिए? ये बताता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस को। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्टेट्स इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में होते हैं, और उसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, अलग अलग फेजेस हैं, तो उस इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए हमारे पास फेज रूल होता है। ठीक है, द फेज रूल वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विलियम गिब्स। विलियम गिब्स ने सबसे पहले फेज रूल बताया था 1874 में। अब जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो हमारे पास टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, और उसके बाद कॉम्पोजिशन आता है, कंसंट्रेशन आता है। तो इन सारी चीजों को, इनमें से कौन कौन सी कंसिडर करनी है, कब कैसा होना चाहिए, वेरिएंस क्या रहेगा इन चीजों के अबाउट, तो वो सब कुछ हमें फेज रूल बताता है। इट इज वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। बात क्लियर है? जब इक्विलिब्रियम पे अलग अलग फेज हमारे पास होंगे तो टेम्परेचर चेंज से क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर चेंज से क्या प्रभाव पड़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा फेज रूल होता है। ठीक है, तो वो बताता है कि इक्विलिब्रियम में किस प्रकार से चेंजेस आएंगे जब हम टेम्परेचर में या फिर प्रेशर में या फिर कॉम्पोजिशन में कुछ बदलाव करते हैं। तो गिब्स फेज रूल जरा पढ़िए, क्या स्टेटमेंट है? कह रहा है इफ अ हेटेरोजीनियस सिस्टम, हेटेरोजीनियस मतलब कंपोनेंट्स ज्यादा है, ठीक है, तो इफ अ हेटेरोजीनियस सिस्टम in equilibrium is influenced by temperature, pressure and concentration, then number of degrees of freedom, करेंगे बात क्या होता है ये, लेकिन पहले स्टेटमेंट देखेंगे। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस नंबर ऑफ फेजेस, ये रहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस नंबर ऑफ फेजेस, ये बराबर होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्लस 2। ठीक है, याद रखना इसको, F प्लस P बराबर C प्लस 2। इस फॉर्मेट में याद रखते हैं जनरली कि F इक्वल C माइनस P प्लस 2, जहां पे F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C कंपोनेंट, P नंबर ऑफ फेजेस, एंड 2 एक हमारा कांस्टेंट हम जोड़ते हैं टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएंस के कारण। ठीक है, जब हमारे पास कभी कभी प्रेशर होता ही नहीं है पिक्चर में, यानी कि मान लो कोई गैसियस हमारे पास कंपोनेंट ही नहीं है, तो उसके बाद प्रेशर से बहुत ज्यादा चेंज करने में कोई प्रभाव पहुंचाएगा नहीं ज्यादा, तो हम उसको 2 को रिड्यूस करके 1 कर देते हैं, तो वो रिड्यूस फेज रूल कहलाता है। बात करते हैं आगे, फेज रूल के एडवांटेजेस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? इट प्रोवाइड्स अ सिंपल मेथड ऑफ क्लासिफाइंग इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ स्टेट्स। इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारी किस किस प्रकार की होती हैं उसको ये अच्छे से समझा देता है। द फेज रूल कंफर्म्स दैट द डिफरेंट सिस्टम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिहेव इन सेम मैनर। ऐसे सिस्टम जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर है वो सेम मैनर में बिहेव करते हैं। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से उसको कोई लेना देना नहीं है, उस वहां पे इसकी कंसिडरेशन नहीं होती। जो मैक्रोस्कोपिक हमारा सिस्टम है उस चीज को हम कंसिडर करते हैं फेज रूल में। इट प्रिडिक्ट्स अंडर गिवन कंडीशंस वेदर अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस टेकन टुगेदर वुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम
एज सच और वुड इन्वॉल्व इंटर कन्वर्जन और एलिमिनेशन ऑफ सम ऑफ देम। बात कर रहे हैं जैसे इक्विलिब्रियम होता है, अब दो या दो से ज्यादा चीजें इक्विलिब्रियम में बैठी हुई हैं, तो टेम्परेचर तुमने हल्का सा चेंज किया या प्रेशर में कुछ चेंज किया, तो उससे क्या होगा, हमारे पास हो सकता है कि स्टेट चेंज हो जाए या कोई चीज जो है वो एलिमिनेट हो जाए या इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए, तो वो चीजें हमें फेज रूल समझाता है। इट टेक्स नंबर ऑफ अकाउंट, it takes no account of nature of the reactants or products in the phase reaction। नेचर जो है रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का, उसको अकाउंट हम नहीं करते फेज रूल में। अब एडवांटेजेस हैं, तो फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। ऐसे इक्विलिब्रियम विच आर स्लो इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम, ऐसे सिस्टम जो होते हैं जिनमें इक्विलिब्रियम स्लो आता है, उन पर इसको हम बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते। The phase rule is applicable to heterogeneous system in equilibrium. So it is therefore no use for such systems which are slow in attaining equilibrium. तो equilibrium state अगर slow आ रहा है तो उस पर phase rule को अप्लाई करना नहीं चाहिए। It is applicable to a single equilibrium state। अगर कई सारे हमने कंसिडर कर लिए स्टेट्स और उनके कई सारे अलग अलग इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, तो एक बार में हम एक ही इक्विलिब्रियम स्टेट को कंसिडर कर सकते हैं और उसी पर फेज रूल को अप्लाई कर सकते हैं। So it never gives information about the other possible equilibriums in the system। एक बार में एक ही इक्विलिब्रियम पे फोकस रहेगा, बाकियों को एक एक करके हम करेंगे। इन गिब्स फेज रूल वेरियस वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और कॉम्पोजिशन होता है। अगर दो या दो से ज्यादा चीजें ले ली तो किसके कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए, उस पर टेम्परेचर प्रेशर का क्या प्रभाव रहता है, तो ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं गिब्स फेज रूल में। क्लियर है, तो हमारे पास ये होता है। बट एक और चीज, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है उनको ये अकाउंट नहीं करता, उनको कंसिडर ये नहीं करता, केवल और केवल टेम्परेचर प्रेशर और कॉम्पोजिशंस को कंसिडर करके फेज रूल से हम बात करते हैं। फॉर कंसिडरेशन ऑफ सच वेरिएबल्स द फैक्टर ऑफ टू फेज, फैक्टर 2 जो हमने लगवाया था ना, जो हमने किया था F बराबर C माइनस P प्लस 2, ये जो 2 का फैक्टर है ये टेम्परेचर प्रेशर के लिए था। तो अब अगर हमारे पास ऐसे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं तो हमें इस 2 के फैक्टर को एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारे फेज रूल की। चलिए तो फिर बात करते हैं, वो जो 4 टर्म हमारे पास आ रही थी F, P और C, और 2 तो कांस्टेंट हो गया, तो 3 टर्म F, P और C, ये तीनों टर्म क्या क्या होती है बात करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास फेज। ध्यान से देखो, होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट और मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ सिस्टम, तुमने 3-4 चीजों को मिक्स कर दिया। अब उनमें से होमोजीनियस जो है, जो फिजिकली बाकियों से डिस्टिंक्ट है, और मैकेनिकली तुम उसको बाकियों से सेपरेट कर सकते हो, और उसको उसके पास जो है डेफिनेट बाउंड्रीज हैं जो उसको सेपरेट कर रही है बाकी पार्ट से, तो उसको अपन बोलते हैं फेज। क्लियर है, जैसे कि गैसियस मिक्सचर है, अगर हम गैसियस, 2 गैसों को मिक्स कर दे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले लिया, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, उससे क्या होगा, दोनों बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी। अब वो दोनों मिलके एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगी। फिजिकली डिस्टिंक्ट होंगी क्या, नहीं, सब एकदम मिक्स हो गई है, मैकेनिकली सेपरेबल भी नहीं है वो। तो अगर हम एक गैसियस मिक्सचर ले लेते हैं तो हम उसको एक सिंगल फेज कहेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली मिसेबल है। उसके बाद अगर मैंने 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स ले ली जो कि मिसेबल है, अब अगर वो मिक्स हो चुकी हैं, सो दे आर नॉट मैकेनिकली सेपरेबल, डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, तो वो भी क्या कहलाएंगी, एक सिंगल फेज कहलाएंगी, जैसे कि वाटर और अल्कोहल का सिस्टम। आगे देखिए, अगर हमने 2 इमिसिबल लिक्विड ले ली, तो जैसे कि वाटर और ऑयल, तो वहां पे हमें क्लियर एक बाउंड्री दिखाई देती है, तो हमारे पास 2 फेज का सिस्टम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, जैसे ये वाटर ले लिया, इधर वाटर हो गया, और अगर ऑयल की बात करें तो यहां पे ऑयल अलग से आ जाएगा, ऊपर फ्लोट करेगा, तो हमारे पास एक क्लियर बाउंड्री दिखाई देगी। ठीक है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री आ गई, दे आर मैकेनिकली सेपरेबल, तो इसको अब हम 2 फेज कहेंगे, 2 फेज सिस्टम कहेंगे। अगर अ सिस्टम कंसिस्टेंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर, जैसे कि मान लो पानी उबल रहा है, तो नीचे तो हमारे पास लिक्विड है, वाटर लिक्विड में, और ऊपर उसका वेपर फेज यानी कि वाटर वेपर्स है। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग स्टेट्स हैं, एक नीचे लिक्विड, ऊपर वेपर, दोनों फिजिकली डिस्टिंक्ट है, अलग है, मैकेनिकली सेपरेबल है, बढ़िया बाउंड्री है बीच में क्लियर, तो वो भी क्या कहलाएगा, 2 फेज सिस्टम कहलाएगा। NaCl का सॉल्यूशन ले लिया हमने पानी में, तो वो भी क्या कहलाएगा, 1 फेज सिस्टम, क्योंकि मिक्स हो गया ना, जैसे हमने वाटर अल्कोहल की बात करी थी, 2 मिक्स कर दिया अपने मिसेबल लिक्विड्स,
तो NaCl का सॉल्यूशन भी लिया तो वो भी क्या कहलाएगा, वन फेज सिस्टम कहलाएगा। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं NaCl का वाटर में तो वो टू फेज सिस्टम कहलाता है। जैसे रील वगैरह में भी ना देखा होगा आप लोगों ने, वो रील में क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया और मैजिक दिखाएंगे, यूं टच करते हैं और एकदम से वहां पे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, वो कहते हैं ना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वगैरह। तो वैसे ही है कुछ कुछ, जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा NaCl का वाटर में वो टू फेज सिस्टम होगा। लेकिन अगर तुमने सॉल्यूशन लिया NaCl का नॉट सैचुरेटेड तो उसको हम वन फेज सिस्टम कहेंगे। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ईच सॉलिड फॉर्म्स अ सेपरेट फेज, क्योंकि सॉलिड्स जो है उनका डिस्टिंक्ट शेप होता है, डिस्टिंक्ट उनकी बाउंड्रीज होती है, डिस्टिंक्ट वॉल्यूम होता है। तो तुमने 3-4 सॉलिड अगर मिक्स कर भी दी तो वो क्या है, मैकेनिकली सेपरेबल है, बाउंड्री उनकी डिस्टिंक्ट है। तो इसलिए हर एक सॉलिड जो है वो एक सेपरेट फेज बनाएगा। तो हमारे पास अगर एक हमने एक क्रिस्टल लिया है, मान लो NaCl के क्रिस्टल ले लिया हमने, तो वो क्या है, वन फेज सिस्टम है। लेकिन अगर हमने 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस ले लिए तो वो 2 या 2 से ज्यादा फेज बनाएंगे। बात क्लियर है? तो ये होता है हमारे पास फेज। अगले पे बढ़ते हैं। अगला होता है कंपोनेंट्स। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मींस ऑफ विच द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड। मतलब यूनिक केमिकल और इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, उसको अपन कंपोनेंट्स बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पहले ले लेते हैं वाटर का सिस्टम। मान लेते हैं ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। अब ध्यान दो, आइस क्या होता है, H2O होता है। आइस भी क्या हो गया, H2O। वाटर भी क्या होता है, H2O। वेपर भी क्या होता है, H2O। तो देयर इज अ यूनिक सिस्टम, सॉरी देयर इज अ यूनिक इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे हम पूरी कॉम्पोजिशन को बता सकते हैं हर एक फेज की। तो वो क्या हो गया अपने पास, नंबर ऑफ कंपोनेंट हो गया। तो यहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट है 1, तो इसको हम कहेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आता है सल्फर का सिस्टम। सल्फर सिस्टम में देखिए मोनोक्लिनिक होता है। सल्फर 2 टाइप का होता है ना, 2 क्रिस्टल्स होते हैं, एक मोनोक्लिनिक सल्फर होता है और एक रोम्बिक सल्फर होता है। उसके बाद सल्फर लिक्विड फॉर्म में और सल्फर वेपर फॉर्म में। अगेन सभी सल्फर है तो हमारे पास केवल एक इंडिपेंडेंट केमिकल आता है, तो इसलिए ये भी कैसा हो गया, एक वन कंपोनेंट सिस्टम हो गया। ठीक है? उसके बाद देखो, अगर केमिकली रिएक्टिव हमारे पास सिस्टम है तो उसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, C = S - R। S का मतलब होता है स्पीशीज और R का मतलब होता है रिएक्शंस। अब कैसी स्पीशीज कैसी रिएक्शंस, C क्या होता है, वही कंपोनेंट हो गया अपना। ठीक है? C कंपोनेंट, S हो गया स्पीशीज और R हो गया रिएक्शन। रिएक्शन कैसी, इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो कि S नंबर ऑफ स्पीशीज को रिलेट कर रही है। जैसे अगर इधर एग्जांपल ले अपन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। ठीक है? अब इसमें हमारे पास केवल और केवल, अच्छा स्पीशीज कितनी आ रही है, एक स्पीशीज ये है, एक ये है और एक ये है, 3 स्पीशीज होगी टोटल। उसके बाद अपने पास रिएक्शंस कितनी आ रही है, केवल एक रिएक्शन आ रही है जो कि ये है। इसके अलावा कोई और रिएक्शन इन तीनों फेज को रिलेट करने वाले हमारे पास नहीं है। तो S हो गया हमारे पास 3 और R हो गया 1। यहां पे पुट करो, C = S - R। C कितना आ जाएगा, 3 स्पीशीज माइनस 1 रिएक्शन, आंसर आ गया 2। यानी कि ये जो है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैसा सिस्टम है, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। बात क्लियर है? और देखते हैं एग्जांपल, डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl। बड़ा कंफ्यूजन आता है तो ध्यान से सुनना। देखो हमने क्लोज्ड वेसल में कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर ली। क्या कंडीशन है, NH4Cl हमारे पास आ रहा है और ये 2 गैसेस हैं, NH3 यानी कि अमोनिया और HCl गैस। अब जरा ध्यान दो, एक स्पीशीज कितनी होगी हमारे पास, टोटल 3 स्पीशीज है, NH4Cl, अमोनिया और HCl। ठीक है? उसके बाद हमारे पास रिएक्शंस कितनी है, ध्यान देना, ये जो 2 गैसेस हैं ये मिलके एक सॉलिड कंपोनेंट बना रही हैं और ये दोनों जो है सेम कॉम्पोजिशन में, यानी कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम कॉन्सेंट्रेशन में होंगी, तभी ये इसको ऐसे इक्विलिब्रियम में बनाएंगी। अगर मैं इनमें से एक को भी एक्सेस में लेता हूं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर ये दोनों सेम कंडीशन में है
तभी हमारे पास ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होता है। तो हमारे पास एक रिएक्शन तो ये है ही है, साथ में एक रिएक्शन हमें और आ जाएगी, कौन सी? दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl गैस। तो हमारे पास C क्या होता है? S माइनस R। स्पीशीज कितनी है? 1 2 3 स्पीशीज हो गई 3, और रिएक्शंस टोटल कितनी आ रही है? दो इंडिपेंडेंट हमारे पास रिएक्शंस आ रही है। तो C क्या होता है? S माइनस R, यानी कि 3 माइनस 2, और C हमारा कैसा कंपोनेंट हो गया? 1 कंपोनेंट सिस्टम। तो डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो दो चीजें देखी हमने, एक तो फेज देखा और एक कंपोनेंट देखा। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वो वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है जो काइनेटिक्स वगैरह में पढ़ा था, ये थोड़ा सा अलग है। डिग्री ऑफ फ्रीडम is defined as the minimum number of variable factors such as temperature, pressure and concentration which must be arbitrarily fixed in order to define the system completely। देखो इतने पे फोकस करना, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जैसे अगर मैं तुम्हारे पास ये ग्राफ बना देता हूं, मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, फिजिक्स का ग्राफ लेते हैं अपन, dt ग्राफ है, मान लो किसी गाड़ी का ग्राफ है, ये dt ग्राफ है। अब मैंने ये कोई ग्राफ बना दिया, अब अगर इस पे मैं कोई ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो इसके लिए x की वैल्यू मेरे पास कुछ फिक्स होगी, मतलब मेरे पास कुछ ग्राफ है। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें कोई x की वैल्यू बताऊं, मान लो x की वैल्यू है 2, तो यू कैन डिफाइन द सिस्टम। ये जो सिस्टम है, ये ग्राफ जो है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? कैसे डिफाइन कर रहे हो? देखो अगर मैंने 2 फिक्स कर दिया तो इस ग्राफ के लिए केवल और केवल एक यही पॉइंट होगा। बात क्लियर है? केवल यही पॉइंट होगा x इक्वल टू 2 के लिए, और कोई पॉइंट तो नहीं होगा। और इस x इक्वल्स 2 के लिए हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या है? फिक्स है। मान लेते हैं y जो हमारा कितना आ रहा है, कुछ 10 मान लेते हैं। क्लियर है? तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ सिस्टम है, तो इसमें अगर मैं केवल और केवल आपको x बता दूं तो यू ऑलरेडी नो y। अगर मैं आपको एक y फिक्स कर दूं, अगर मैंने यहां से कोई y फिक्स कर दिया, तो उसके लिए भी एक यूनिक वैल्यू ऑफ x है यहां पर। तो यानी कि ऐसा अगर सिस्टम होते तो हमें कितनी चीजें चाहिए सिस्टम को डिफाइन करने के लिए? कंप्लीटली केवल एक चीज, या तो x दे दो या फिर y दे दो। उसी तरीके से यहां पे इक्विलिब्रियम में हम क्या फैक्टर्स क्या है हमारे? टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो यहां भी हमसे यही पूछ रहा है कि हमें मिनिमम नंबर कितना चाहिए ताकि हम कंसंट्रेशन को, मतलब सॉरी, पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सके। बात क्लियर है? अब अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है तो उसको बोलते हैं नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट सिस्टम। देखो एकदम लिटरल मीनिंग है क्या है? नॉन वेरिएंट, वेरिएशन नहीं आएगी, मतलब इसके लिए ये तीनों फैक्टर्स जो है फिक्स्ड है। अगर तुमने जरा सा भी चेंज किया तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो नॉन वेरिएंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यानी कि नॉन वेरिएंट, इस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये तीनों कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। मोनो वेरिएंट F1, अगर F2 है तो बाई वेरिएंट, और अगर F3 है तो वो ट्राई वेरिएंट। निकालते कैसे हैं इसको समझते हैं। भाई अपना फेज रूल है, F बराबर C माइनस पी प्लस 2। अगर हम वाटर का एक सिस्टम ले लें, वाटर के सिस्टम में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। याद है ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जब अपने पास H2O सॉलिड, H2O लिक्विड और H2O गैस, ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस जिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते थे? ट्रिपल पॉइंट बोलते थे। वाटर सिस्टम में उसी की बात कर रहा है। अगर जो मेरे को तीनों फेजेस चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ये टेम्परेचर फिक्स है 0.0098 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 4.58 mm of Hg फिक्स है। यानी कि ये प्रेशर फिक्स हो गया, टेम्परेचर भी फिक्स हो गया। अब अगर तुम निकालना चाहो कि F कैसे निकालेंगे, तो F क्या होता है? C माइनस पी प्लस 2। C क्या है? 1, मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट, ये भी H2, ये भी H2, ये भी H2, तो C की वैल्यू कितनी हो गई? 1। फेजेस, नंबर ऑफ फेज कितने आ गए? तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 हमारे पास फेजेस हो गए। अब लगाओ F बराबर C माइनस पी प्लस 2, C 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी कि 0, F बराबर 0। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट वाला इक्विलिब्रियम होता है, उस इक्विलिब्रियम पर सिस्टम नॉन वेरिएंट हो जाता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई?
जीरो। बात क्लियर है? आगे देखो, अगर टेम्परेचर प्रेशर में तुमने चेंज किया तो केवल दो ही जो हमारे फेजेस है वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, बाकी एक हट जाता है वहां से। क्लियर है? तो उस समय पे हमारे पास जो सिस्टम होता है वो मोनोवेरिएंट सिस्टम बन जाता है। आगे देखते हैं, अगर हमारे पास प्योर गैस है, ये एग्जांपल एक तरीका, जैसे अगर हमारे पास प्योर गैस है तो पीवी बराबर एनआरटी होता है। अब अगर मैं लिखूं पी बराबर एन आर टी बाय वी, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया और इस एन बाय वी को मैंने लिख दिया सी आर टी, क्योंकि ये चीजें तो फिक्स है, कांस्टेंट चीजें हैं ये। अब मेरे पास तीन वेरिएबल टाइप की चीजें बच जाती है, एक तो बच गया पी, एक आर और एक टी। दिखाई दे रहा है? पी आर और टी, मेरे पास तीन चीजें बच जाती है। अब अगर मैं इनमें से तुम्हें दो भी बता दूं तो तीसरा तुम ऑलरेडी निकाल सकते हो। मतलब मैंने मान लो तुम्हें प्रेशर दे दिया और आर की वैल्यू दे दी, तो उससे क्या होगा? उसके बाद देखते हैं, एक प्योर गैस की बात करते हैं। प्योर गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, सभी को याद होगा बढ़िया से। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को एनआरटी डिवाइडेड बाय वी, और मैं एन बाय वी को क्या लिख सकता हूं? सी लिख सकता हूं। अब मेरे पास तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं, पी वी और टी। ठीक है, पी वी और टी में से अगर मैं तुम्हें दो भी वेरिएबल बता देता हूं तो तीसरा तुम ऑटोमेटिकली इसको ध्यान में रखते हुए निकाल सकते हो। तो यहां पे मुझे मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमने बात करी थी, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, इनमें से अगर यहां पे हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स हैं तो मिनिमम मुझे कितने चाहिए कि मैं पूरे सिस्टम को डिफाइन कर दूं? वेरिएबल ही तीन है, तो मुझे दो बता दो, रिलेशन मुझे पता है, मैं पूरे सिस्टम को डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो यहां पे जो हमारा सिस्टम है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2, यानी कि बाय वेरिएंट सिस्टम वो हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगर हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, यानी कि जैसे N2 और O2 का हमने गैसियस मिक्सचर बना लिया 50-50% करके, तो हम उसको तीन वेरिएबल से डिफाइन करेंगे। कौन कौन सा? टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, और वो तीनों स्पेसिफाइड होने चाहिए, तभी हम उस सिस्टम को समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारा ये जो सिस्टम है वो कैसा हो जाता है? ट्राई वेरिएंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमें तीनों चीजें बतानी पड़ेगी तभी हम सिस्टम को समझ पाते हैं, दो चीजों से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया ट्राई वेरिएंट सिस्टम। बात क्लियर है? तो नंबर ऑफ फेजेस इज मैक्सिमम व्हेन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0 फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये तो यार वही मैथ है सीधा, C माइनस P प्लस 2। तो मैं अगर गिवन नंबर ऑफ कंपोनेंट तुमने फिक्स कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू जो है ये फिक्स है, ठीक है, और तुमसे कह रहा है कि फेज जो है, फेज ये मैक्सिमम कब होगा? जब तुम्हारे पास फेज की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फेज की वैल्यू निकालो उधर से, कितनी आ जाएगी? फेज उधर गया, हमारे पास हो गया C प्लस 2 माइनस F। क्लियर है? यही हो जाएगा। तो फेज जो है, नंबर ऑफ फेज वो मैक्सिमम कब होंगे? अब ये तो चीज फिक्स है, ये भी चीज फिक्स है, अब ये सबट्रैक्ट हो रहा है और सबसे कम सबट्रैक्ट हो ही ना यहां से कुछ, तो वो क्या होगा? नंबर 0। तो यानी कि F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो वही कह रहा है कि नंबर ऑफ पेजेस तब मैक्सिमम होते हैं जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट, द ग्रेटर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम द ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये थोड़ा याद रखना। कभी अगर कैलकुलेट करते हुए आ जाए ना नेगेटिव, तो समझ लेना कहीं गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये हमेशा कैसी आनी चाहिए? वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी चीज पर ना हम निकालते हैं आगे कि फेज कितने होने चाहिए, कंपोनेंट कितने होंगे, क्योंकि हमें पता है ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो लीस्ट कितना जाएगा? 0 जाएगा। तो उस हिसाब से हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इसीलिए अगर हमारे पास एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है तो इट कैन नॉट हैव 4 कंपोनेंट्स। उसके मतलब सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है तो उसके अंदर 4 फेज हमारे पास नहीं हो सकते। जैसे वाटर का था ना, सिंगल कंपोनेंट, सब H2O है, और उसके पास कितने मैक्सिमम फेजेस जा रहे थे? सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। तो अगर हमारे पास सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है, इट कैन नॉट हैव मोर देन 3 फेजेस, बिकॉज 4 फेज होते ही वो नंबर कैसा जा रहा है? नेगेटिव। इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए ये होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के।
हमारे पास कुछ सिस्टम्स दे रखे हैं, जैसे KCl NaBr H2O का सिस्टम है, उसके बाद सिस्टम है हमारे पास PCl5 PCl3 Cl2 का, और Na2SO4 वाटर का, और ये CaSO4 वाला। ठीक है, तो इन सिस्टम्स का हमें निकालना क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोनेंट कितने वो निकालना है, और फेजेस कितने हैं वो निकालना है। एक बार इनको ट्राई कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। फेज डायग्राम, ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मतलब फेज रूल एक तो पता होना चाहिए, उसमें जितने जितने चीजें क्या है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और उसके बाद फेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा फेज रूल क्या आता है, F बराबर C माइनस P प्लस 2। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है फेज डायग्राम। क्वेश्चन यही आएगा, कहीं डायरेक्ट कहेगा वाटर का फेज डायग्राम बना के दिखाइए, और क्या क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है वो सब हमें समझाइए। तो देखते हैं वही फेज डायग्राम क्या होता है। एक ऐसा डायग्राम होता है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस को, या फिर टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें दिखाता है थ्रू अ ग्राफ। उसको अपन बोलते हैं फेज डायग्राम। ठीक है, अब इट इज वेरी इजी टू डिस्क्राइब अ फेज बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम बाय सच डायग्राम, क्योंकि हमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना, कैसे कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, तो कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कहां पर कौन सा स्टेट है, वो सब हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। अब इन डायग्राम्स में हमारे पास ये तीन चीजें होती हैं जिनको हमें समझना होता है, और इन तीनों चीजों से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। एक हो गया कर्व, दूसरा हो गया हमारे पास एरियाज, और तीसरा हो गया पॉइंट। जैसे अगर एक हाँ, उसके बाद ये वन कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहा है, ये हमारे पास फेज रूल हो गया। अगर C1 है P1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2 होगी। तो जितने भी वन कंपोनेंट सिस्टम है उनको हम दो वेरिएबल्स के को यूज करके पूरा कंप्लीटली उसको समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सबसे पहला आता है वाटर सिस्टम। डायग्राम देखते हैं पहले, ये डायग्राम। हाँ, डायग्राम देखिए, यहां पे हमने ले रखा है प्रेशर नॉट टू स्केल, और टेम्परेचर ये भी नॉट टू स्केल। डायग्राम कुछ कुछ ऐसा है, एक लाइन यहां से जा रही है, यहां पे कुछ डॉट हुआ, फिर एक लाइन यहां गई, और एक लाइन सीधी गई, और यहां पे कुछ कुछ हमने टेम्परेचर और प्रेशर्स को नोट करके रखा हुआ है। देखो, ये वाला जो कर्व होता है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन जानते हैं ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। ये वाला जो कर्व होता है इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व, यानी कि यहां पर हमारे पास लिक्विड है और यहां पे हमारे पास वेपर है। और ये कर्व होता है फ्यूजन का कर्व, यानी यहां पे हमारे पास सॉलिड है और यहां पे हमारे पास क्या है, लिक्विड है। देखो जरा इसको, अब वापस हमने बोला ना तीन चीजें आपको समझनी है इसमें, और समझानी भी है। क्या क्या, पहली बात कितने पॉइंट्स हैं, कितने कर्व हैं, और कितने एरिया हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं कर्व। पहला कर्व हमने ले लिया OA। OA कर्व कौन सा है, OA। इस कर्व का नाम क्या है, वेपर प्रेशर कर्व। और इस कर्व पर हमारे पास H2O वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, और H2O लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। इन दोनों फॉर्म्स का इस कर्व के आजू बाजू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। ठीक है, तो OA कर्व हमें क्या बताता है, ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाला कर्व है जो हमें वेपर प्रेशर बताता है। जब कौन कौन है हमारे पास इक्विलिब्रियम पे, एक तो वाटर लिक्विड फॉर्म में और वाटर गैसियस फॉर्म में। ये एक जगह पे टर्मिनेट हो जाता है आकर पॉइंट A पर, जो कि हमारा क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, जो कि होता है 374 डिग्री सेल्सियस। इसी में बीच में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी आ रहा है वाटर का, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और उस पर प्रेशर कितना होता है, 1 atm। अच्छा, ये देख रहे हो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, मान लो अगर ये वाला प्रेशर ले लेते, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो देख रहे हो, कर्व से हमें पता चलता है कि किस प्रेशर पर कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा। हमने अगर प्रेशर को इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो किस प्रेशर पर होता है, 1 atm प्रेशर पर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर 374 था, जहां पर OA कर्व टर्मिनेट हो गया, और उस पर प्रेशर कितना था, 218 atm था। The rate of increase of its vapor pressure with temperature is relatively higher at higher temperature. Therefore, the curve OA slant upwards and slope away from the temperature axis. वो देखा था ना, टेम्परेचर एक्सिस नीचे था, ऊपर प्रेशर एक्सिस था, स्लोप थोड़ा सा ऐसे जा रहा है। मतलब जब हम हायर टेम्परेचर पर जाते हैं
तो बहुत तेज वेरिएशन आता है हमारे पास प्रेशर में। ठीक है, आगे देखते हैं। इट शोज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ रहा था ना, हम इधर जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं, साथ साथ प्रेशर बढ़ रहा है। अलॉन्ग द कर्व ओए फेज हमारा कौन कौन सा है, एक तो वाटर है और साथ में कौन सा है, लिक्विड है। हम फेज रूल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कंपोनेंट कितना है, एक ही कंपोनेंट, क्योंकि H2O की बात की जा रही है। फेज कितने हैं, दो फेज, लिक्विड और गैस। +2 निकालेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है, यानी कि ओए कर्व के अबाउट हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, यूनिवेरिएंट है। एक्चुअली हमारे जो तीनों कर्व होते हैं उनके अबाउट सिस्टम यूनिवेरिएंट ही रहता है, और वहां पे कर्व के अबाउट हमें दो दो फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम दिखाई देता है। जैसे अगर इधर पर बात करें, इस कर्व के अबाउट बात करें, तो यहां पे देखो ये लिक्विड है और यहां पे क्या है, सॉलिड। तो इस कर्व के अबाउट हमें जो इक्विलिब्रियम दिखाई देगा वो सॉलिड का और लिक्विड का होगा। इस कर्व के अबाउट जो इक्विलिब्रियम दिखाई देगा वो सॉलिड का और वेपर फेज का होगा। और ये तीनों कर्व के अबाउट OA, OC और OB हमारा जो सिस्टम है वो यूनिवेरिएंट होता है। बात क्लियर है? ये देखो आइस और वाटर का था, वापस तुम हर बार निकाल के देख सकते हो, हमेशा जो सिस्टम है वो कैसा आएगा, यूनिवेरिएंट आएगा। अच्छा, ये जो OB वाला कर्व था, ये नीचे वाला, ये 273 पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि 273 एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आ गया, -273 0 केल्विन। तो उस पॉइंट पर तो वेपर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमारा जो कर्व है वहीं पर जाकर रुक जाता है। आगे हम अगर देखें OC कर्व, तो ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व था, वहां पे वो इधर हमारे पास ये वाला, इधर आइस था और इधर क्या था, वाटर था। ठीक है, तो वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट कर्व हो गया। वो भी कैसा होता है, यूनिवेरिएंट होता है, यानी कि एक ही हमारा टेम्परेचर बता दो या फिर प्रेशर बता दो, कोई भी एक बता दो कि हम सिस्टम को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो हमारे पास 3 कर्व थे, कर्व दो दो फेजेस को हमारे को बता रहे थे, इक्विलिब्रियम उनके बीच में कहता है, तीनों के तीनों कैसे थे, यूनिवेरिएंट थे। उसके बाद एक मेटास्टेबल कर्व आता है। अच्छा, ये मेटास्टेबल का मतलब क्या होता है, देखो एक तो हमारे पास ये 3 कर्व आ गए और एक इधर डॉट 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 दिख रहा होगा कुछ, OA, इसको अपन बोलते हैं मेटल स्टेबल कर्व। अब मेटास्टेबल का मतलब है जो कि हाईली अनस्टेबल है। क्या है वो, हाईली अनस्टेबल है। अब हाईली अनस्टेबल वो कहते हैं, देखो समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू कूल डाउन वाटर बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट द सेपरेशन ऑफ आइस। मतलब 0 डिग्री से हमने पानी को कूल कर दिया, टेम्परेचर और गिरा दिया, लेकिन सेपरेट अभी भी आइस नहीं हुई, वाटर अभी भी कूल ही है। तो उस वाटर को अपन सुपर कूल्ड वाटर बोलते हैं, और वो जो कंडीशन आती है ना, वो हमारी मेटास्टेबल कंडीशन होती है, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। द वेपर प्रेशर कर्व इज लिक्विड ऑफ लिक्विड वाटर AO extends below O as shown by the dotted curve OA, जो डॉट 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 था OA, और वो कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। एकदम जरा सी डिस्टर्बेंस से वो क्या हो जाएगा, OB में आकर समा जाएगा, यानी कि हमारे पास आइस का और वेपर वाला आ जाएगा, OB कर्व आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखो एरियाज की बात करते हैं। एरियाज जो है हमारे पास, ये एरिया आ गए, ये सॉलिड वाला था, ये लिक्विड्स के लिए था, और ये पूरा वेपर वाला था। अब मान लो अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए तुम्हें मुझे कितने कंडीशंस बतानी पड़ेंगी। वही होता है ना हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक पॉइंट को जानने के लिए इन एरियाज में तुम्हें मिनिमम कितनी चीजें बतानी पड़ेगी, तो वो कितनी होंगी, 2, क्योंकि एक साइड टेम्परेचर है और एक साइड प्रेशर है। उस एरिया में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, और उन सभी पॉइंट्स के लिए अगर हम इधर देखें, इस एरिया में एक ये पॉइंट भी है, इसके अलावा ये पॉइंट भी हो सकता है और ये पॉइंट भी हो सकता है। इन सभी पॉइंट्स के लिए हमारे पास टेम्परेचर फिक्स्ड है और प्रेशर भी फिक्स्ड है। मतलब अगर तुम्हें बताना है कि इस पॉइंट तक मुझे पहुंचाओ, तो टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा और क्या, प्रेशर भी बताना पड़ेगा। बट क्योंकि कर्व तो क्या है, ग्राफ है हमारे पास, फिक्स्ड है वो, तुमने मुझे एक बताया, दूसरा मैं अपने आप जान लूंगा, तो ये यूनिवेरिएंट हो गया। लेकिन एरिया कैसा होता है, बाई वेरिएंट होता है। इसको अपन निकाल भी सकते हैं, जो अपना फेज रूल है। कैसे निकालेंगे, ये देखो फेज रूल, C माइनस P प्लस 2। कंपोनेंट कितना है, एक ही है, H2O हमारा कंपोनेंट है, और P नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, एक ही होगा, या तो सॉलिड होगा या फिर गैस होगा या फिर लिक्विड होगा। तो C माइनस P प्लस 2 हमारे पास बाय वेरिएंट सिस्टम ये आ जाता है। तो हमारे पास जो तीनों एरिया है वहां पर एक सिंगल फेज एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, वेपर और इधर गैस, और वो कैसा होता है सिस्टम, बाय वेरिएंट सिस्टम होता है। इसके बाद हमारे पास आता है
ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये ट्रिपल पॉइंट क्या है? ये वही ट्रिपल पॉइंट है जहां पर वाटर जो है तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस पॉइंट पर तुम्हें वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करता दिखाई देगा। और इस पॉइंट के लिए हमारे पास टेम्परेचर भी फिक्स्ड है और प्रेशर भी फिक्स्ड है, सारी चीजें फिक्स है। तो क्या ये किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो जो ट्रिपल पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा सिस्टम हो जाता है हमारे पास? नॉन वेरिएंट सिस्टम हो जाता है, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 0 आ जाती है। तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2, कॉम्पोनेंट 1 तीनों फेज हैं, +2 0, नॉन वेरिएंट सिस्टम हमारे पास आ जाता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कंडीशंस जो है ना, ये याद रखना। जैसे पेपर में डायग्राम बना के आओगे ना, तो हर एक पॉइंट, हर एक टेम्परेचर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बट कुछ चीजें तो मेंशन करनी है, जैसे कि ये एक ट्रिपल पॉइंट वाला, मतलब 0.0098 और 4.58 mm ऑफ Hg। इसके बाद आ जाते हैं अपन सल्फर के सिस्टम पे। एक वाटर का सिस्टम हो गया, उसके बाद सल्फर का सिस्टम। देखो मैं बता रहा हूं, फेज रूल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सिस्टम से बात कर रहे हैं ना, इन्हीं में से एक ना एक आएगा। तुमसे क्या बोलेगा कि डायग्राम के साथ फेज रूल और समझाओ इस सिस्टम का। तो तुम्हें क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है पूरा, ये जो कर्व वगैरह था 3-4 लेबलिंग्स करनी है। उसके बाद कौन सा कर्व क्या बताता है, यूनिवेरिएंट है, बायवेरिएंट है या नॉन वेरिएंट है, और फिर उसके बाद पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एरियाज कौन कौन से हैं, मेटास्टेबल कर्व्स कौन कौन से आ रहे हैं, वो सारी चीजें तुम्हें समझानी पड़ेगी। तो ये फेज रूल का क्वेश्चन आता है। तो वाटर सिस्टम होप क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं अपन सल्फर सिस्टम पे। अच्छा, सल्फर दो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, एक तो रोम्बिक सल्फर और एक मोनोक्लिनिक सल्फर। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास सल्फर लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है और वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सारे के सारे सल्फर हैं, तो हमारे पास कंपोनेंट कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस केस में 3 - p हो जाएगा, यानी कि जितने फेज एग्जिस्ट करेंगे अपने पास क्या आ रहा है? f बराबर 3 - p। p पर f डिपेंड कर रहा है। अगर एक फेज एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास बायवेरिएंट हो गया, अगर तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास नॉन वेरिएंट हो गया। ये ग्राफ आ जाता है, जरा ध्यान से देखो ग्राफ को, ऐसे 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 कुछ 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 कुछ, और यहाँ पे एक और छोटा सा होता है, इसको नहीं भूलना है, ये भूल जाते बनाते हुए, मतलब ऐसे ऐसे बना देंगे, यहां बना दिया, यहां बना दिया, इसको छोड़ दिया, वो नहीं छोड़ना है। ये तीनों चीजें हमारे पास, ध्यान दो, एक ये कर्व है, फिर उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा जो एरिया होता है वहां पर सॉलिड जो सल्फर है, रोम्बिक क्रिस्टल, वो होता है, एग्जिस्ट करता है। ये जो बाउंडेड एरिया है, इसमें मोनोक्लिनिक सॉलिड सल्फर एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद इस रीजन में हमारे पास लिक्विड सल्फर एग्जिस्ट करता है, और इस रीजन में हमारे पास वेपर फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास तुम देख रहे हो कर्व कौन कौन से आ रहे हैं, हमारे पास कर्व आ रहे हैं, एक तो आ रहा है बी ए कर्व, उसके बाद बी ई कर्व, फिर ई सी कर्व, सी बी सी डी और ई जी, ये सारे हमारे पास कर्व आ रहे हैं। वापस सेम चीज है बिल्कुल। अगर मैं बात करूं ए बी कर्व की, ए बी के ऊपर कौन है? सॉलिड रोम्बिक, ए बी के नीचे कौन है? वेपर। तो ये जो ए बी मुझे बता रहा है, ये किस किस का बता रहा है? ये बता रहा है सल्फर रोम्बिक, और कौन है इक्विलिब्रियम में? सल्फर वेपर। क्लियर है? अब वापस ध्यान दो, अपने पास कंपोनेंट कितने हैं? 1 है। नंबर ऑफ फेजेस कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं? 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी अपने पीछे देखा ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3 - p इस सिस्टम के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 - p, यानी कि 3 - 2, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 1। एक कर्व वापस कैसा आ गया? यूनिवेरिएंट आ गया। और इसमें कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है? सॉलिड रोम्बिक सल्फर और वेपर फॉर्म में सल्फर। सिमिलरली सीडी कर्व में देखो, ऊपर लिक्विड और नीचे वेपर है, तो इसके लिए कौन एग्जिस्ट कर रहा है? सल्फर लिक्विड वाला और सल्फर वेपर वाला। वापिस निकालोगे, 2 फेजेस हमारे पास है, पी कितने हैं? 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 - 2 यानी कि 1। तो वापस ये भी कैसा हो गया? यूनिवेरिएंट सिस्टम हो गया। और सिमिलरली ये जो ईजी है, ये भी कैसा हो जाएगा? यूनिवेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। इस ईजी में कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है? लिक्विड और सॉलिड रोम्बिक। इसके इस साइड है लिक्विड रोम्बिक, इसके सॉरी सॉलिड रोम्बिक सल्फर, और इसके इस साइड क्या है? लिक्विड रोम्बिक सॉरी लिक्विड सल्फर। क्लियर है बात? उसके बाद ये लाइनें कौन कौन सी है? देखो ये जो लाइन है,
क्या नाम है लाइन का? बी ई। इस साइड है सॉलिड रोम्बिक, इस साइड है सॉलिड मोनोक्लिनिक। तो ये वाला कर्व तुम्हें इक्विलिब्रियम दे रहा है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के बीच का, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ये किसके किसके बीच के दे रहा है? मोनोक्लिनिक सॉलिड और लिक्विड के बीच का, ये कर्व सीई। और कर्व बीसी किस किसके बीच के दे रहा है? सॉलिड, मोनोक्लिनिक और वेपर का। बात क्लियर है? अच्छा, ट्रिपल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तुम लोग को? ट्रिपल पॉइंट, एक तो पॉइंट ये हो गया, एक ट्रिपल पॉइंट ये हो गया, और एक ट्रिपल पॉइंट ये हो गया। इन ट्रिपल पॉइंट पे आकर कौन कौन मीट कर रहा है वो देखेंगे। अच्छा, यहां पे मेटास्टेबल कर्व भी है। इस कर्व को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये एक मेटास्टेबल कर्व हो गया। इस कर्व को आगे एक्सटेंड किया, एक मेटास्टेबल कर्व ये हो गया, और एक मेटास्टेबल कर्व ये हो गया। अब ध्यान दो, एक और पॉइंट आ गया, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। जरा देखते हैं, ये समझ में आया? तो ऐसे अपन ने इसको देखा है। अच्छा, ये टेम्परेचर 95.6, ये 120, ये 444, ये 180 एम पे, ये तो कुछ नहीं, छोड़ो। ये कुछ कुछ लीवनिंग करके आओगे ना पेपर में, ऐसे डायग्राम तो तुमने बना दिया, कौन इधर है कौन इधर है, मतलब ये एरिया रोम्बिक का हो गया, ये लिक्विड का हो गया, वेपर का हो गया, ये मोनोक्लिनिक का हो गया, वो सब बताना है। अब उसके बाद आगे ये चीज हमने समझा, हमारे पास 6 कर्व है, कौन कौन से? ए बी वाला, बी सी वाला, सी डी वाला, और 3 और आगे थे बाकी वो ऐसे वाले। क्लियर है? एक में हमारे पास रोम्बिक और वेपर एग्जिस्ट कर रहा था, एक में मोनोक्लिनिक वेपर, एक में लिक्विड और वेपर। हम बात करते हैं एरियाज की। एरियाज एबीजी, कौन कौन सा एरिया एबीजी? एरिया तो तुम्हें समझ में आ गया ना, यहां पे सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एरिया कैसा सिस्टम है? बायवेरिएंट सिस्टम है, क्योंकि एरिया में कोई ना कोई एक ही फेज एग्जिस्ट करेगा ना। या तो सॉलिड रोम्बिक एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो फेज कितना हो गया? P बराबर 1। या तो लिक्विड सल्फर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तब भी P की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और हमें पता है F कितना है इस सिस्टम के लिए? 3 माइनस P, यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है? 2। तो एरिया जो है वहां पर सिस्टम कैसा है? बायवेरिएंट सिस्टम है। ट्रिपल पॉइंट्स वापस हमारे पास 3 आ रहे थे, बी सी ई, ये रहा ई सी और बी, 3 ट्रिपल पॉइंट्स आ रहे थे जहां पर हमारे पास अलग अलग चीजें एग्जिस्ट कर रही थी। कौन कौन सी? रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, वेपर। इसमें फेज में दिखाई दे रहे हैं, देखो डायग्राम से ही समझना है हर चीज। यहां से देखो कौन कौन है? लिक्विड, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट पर कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है? वेपर, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक। इस पॉइंट पर कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है? वेपर, मोनोक्लिनिक और लिक्विड। तो उस तरीके से ये हमारे पास ट्रिपल पॉइंट्स हो गए। क्लियर है? मेटास्टेबल कर्व की अगर बात करें, हमारे पास जो मेटास्टेबल कर्व आ रहा है बी एफ, अगर हम रोम्बिक सल्फर को कूल कर देते, सॉरी रोम्बिक सल्फर को अगर हम हीट कर देते, हीट अप कर देते हैं, और रैपिडली हीट करना है, तो वो जो है ना मोनोक्लिनिक वाले फेज को बाईपास कर देगा। मतलब जैसे अगर मैं सल्फर को हीट कर रहा हूं, ये मेरे पास रोम्बिक सल्फर है, इसका जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं ये मोनोक्लिनिक में आ जाता है। लेकिन अगर मैं रैपिड हीटिंग करता हूं तो इस फेज को बाईपास करके डायरेक्ट वेपर फेज में आ जाता है। हमारे पास जो सी एफ कर्व आता है, सी एफ कर्व कौन सा है? सी एफ कर्व आ गया ये और ये वाला सी एफ कर्व। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे अपन कर रहे हैं कूलिंग, किसकी? लिक्विड सल्फर की। उसको अपन ने बहुत रैपिडली कूल किया, तो वो जो है वापस मोनोक्लिनिक वाले पॉइंट को बाईपास कर देता है, उसमें चेंज नहीं होता, और सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि मेटास्टेबल सल्फर लिक्विड फॉर्म में और मेटास्टेबल सल्फर वेपर फॉर्म में। उसके बाद ऐसे डैश कर Fe, ऊपर वाला पॉइंट E था और नीचे F था। तो हमारे पास उस पॉइंट पर रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में लिक्विड सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो तीनों सिस्टम है, ये जो तीनों कर्व आते हैं मेटास्टेबल, ये कैसे आ जाते हैं? मोनोवेरिएंट। जितने कर्व अभी तक हमने देखे सारे कैसे आ रहे हैं? मोनोवेरिएंट आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट भी आ जाता है, जहां पर कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है? मेटास्टेबल SR यानी कि रोम्बिक सल्फर, मेटास्टेबल SL लिक्विड सल्फर, और मेटास्टेबल SV यानी कि वेपर फेज में सल्फर। ये क्लियर है? इसके बाद ना हमारे पास
टू कंपोनेंट सिस्टम आ जाते हैं और इसमें हमारे पास अलग अलग एग्जांपल है, देखते हैं आगे। ये हमारे पास मेन टू कंपोनेंट सिस्टम आ जाते हैं। एक आता है लेड सिल्वर वाला, एक जिंक मैग्नीशियम का, और एक Na2SO4 H2O का। ठीक है, पहले हम लेड और एजी वाली की बात करेंगे, लेकिन ऐसे जो सिस्टम्स हैं इनमें अपन नॉर्मल वाला फेज रूल अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां पर जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो सॉलिड लिक्विड का होता है। ये लेड और एजी जो है हमारे पास सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम आएगा, वहां पर जो गैसियस फेज है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो यहां पर हमारे पास प्रेशर का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स को जिनमें गैस फेज एब्सेंट है उनको अपन बोलते हैं कंडेंस्ड सिस्टम, और उसमें हम रिड्यूस्ड फेज रूल या फिर कंडेंस्ड फेज रूल अप्लाई करते हैं, जो कि होता है F इक्वल्स C माइनस P प्लस 1। ये जो पीछे हमने 2 लिखा था, ये दो चीजों की वजह से लिखा था, क्या क्या? टेम्परेचर और प्रेशर, बट क्योंकि प्रेशर का प्रभाव नहीं है तो हमने एक का फैक्टर यहां से हटा दिया, तो रिड्यूस फेज रूल यहां पर अप्लाई होगा। When two components are completely miscible in molten state, तो फिर वो अलग अलग फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाते हैं। फिर उससे हमारे पास यूटेक्टिक फॉर्मेशन होता है लेड एजी में। बात करते हैं, डायग्राम से समझेंगे, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, देख लेते हैं। अ बाइनरी सिस्टम ऑफ टू कंपाउंड्स विच आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस इन लिक्विड फेज, लेकिन वो जो है केमिकली रिएक्ट आपस में नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा आफ्टर सॉलिडिफिकेशन क्या बनाएंगे? यूटेक्टिक मिक्सचर बनाएंगे। समझ में आ रहा है? लिक्विड फेज में किसी भी कंपोजिशन में ले लो, दे आर मिसिबल, केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमें क्या बना के देंगे? वो यूटेक्टिक मिक्सचर बना के देंगे। अब उस जो हमारे पास यूटेक्टिक मिक्सचर आ रहा है उसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे पास यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। क्लियर है? मतलब वो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मिनिमम कौन सा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। अ यूटेक्टिक पॉइंट, टू सॉलिड्स आर इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज के बाद इक्विलिब्रियम में होते हैं। देखते हैं कैसे होता है। डायग्राम से ना ये चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाती है। ये थ्योरेटिकल तो लगता है, पढ़ने में कितना भी पढ़ते रहो। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन सिल्वर और लेड वाला सिस्टम। डायग्राम ही देखते हैं, आ जाते हैं डायग्राम पे। हमारे पास ये आ गया डायग्राम। अब यहां पे देखो, इस वाले एक्सिस पे अपन ने लिया है टेम्परेचर, इस एक्सिस पे चल रहा है कॉम्पोजिशन, और ये भी टेम्परेचर वाला एक्सिस हो गया। ये जो लाइन है ये बता रही है 100% Ag 0% Pv, यानी कि इसके अबाउट हमारे पास प्योर सिल्वर प्रेजेंट है, इसके अबाउट हमारे पास प्योर लेड प्रेजेंट है, और जैसे जैसे हम यहां से यहां जा रहे हैं कॉम्पोजिशन चेंज होता जा रहा है, और उसके लिए हमारे पास जो कर्व आ रहा है वो ये कर्व है। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास कौन कौन सी लाइनें आती हैं, कौन कौन से पॉइंट आते हैं और कौन कौन से एरिया आते हैं। एक लाइन तो ये आ गई AO, फिर एक लाइन आ गई OB। अब एरिया कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो एरिया आ गया AOB के ऊपर वाला, जहां पर लिक्विड फॉर्म में ये जो दोनों का कॉम्पोजिशन है, ये मिक्सचर जो है एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड फॉर्म में। फिर उसके बाद एक एरिया आता है AO के नीचे, फिर एक आता है OB के नीचे, और फिर आता है इस यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे वाला। देखते हैं, तो कर्व है, एक यूटेक्टिक पॉइंट है और अलग अलग एरियाज है, और फेज रूल कौन सा अप्लाई करना है? रिड्यूस्ड वाला, क्योंकि यहां पर वेपर्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो प्रेशर का प्रभाव नहीं है। कर्व OA की बात कर रहा है, मेल्टिंग कर्व ऑफ सिल्वर OA। यहां पर क्या हो रहा है? सिल्वर, देखो यहां पे सिल्वर 100% था, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं एक पॉइंट के बाद 961 डिग्री सेल्सियस के बाद सिल्वर क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। लेकिन वो कौन सा सिल्वर? जो कि प्योर सिल्वर है। अब देखो जैसे जैसे लेड में बढ़ाता जा रहा हूं, इसे पहले 100% Ag था, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं यानी कि लेड का कॉम्पोजिशन जो लेड का कॉन्ट्रीब्यूशन आता जा रहा है, जैसे जैसे सिल्वर में मैं लेड मिला रहा हूं ये देखो पॉइंट जो है नीचे आता जा रहा है, यानी कि सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता जा रहा है। और एक सर्टेन कॉम्पोजिशन पे सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हमें, सॉरी मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट हमें मिल जाता है, और वो कौन सा पॉइंट होता है हमारे पास? यूटेक्टिक पॉइंट। कॉम्पोजिशन याद रखना 97.4% होता है Ag यानी कि सिल्वर, और 2.6% होता है हमारे पास लेड। ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट, देख रहे हो? कॉम्पोजिशन है और उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये भी मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये सबसे मिनिमम है और उस पर कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं अपन यूटेक्टिक पॉइंट। इधर भी सेम कहानी है,
यहां पे मेरे पास प्योर लेड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 327, लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें सिल्वर ऐड कर रहा हूं उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है, और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है जो कि मिनिमम है, वो कितना है 303। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। तो हमारे पास एक ओए कर्व था, प्योर का था 961, लेकिन लेड को जोड़ने से धीरे धीरे उसका जो एमपी है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो गया, और ये हमारा कर्व है तो ये कैसा है मोनोवेरिएंट सिस्टम है। उसके बाद ओबी कर्व जो इस साइड वाला था लेड वाला, वापस लेड का तो अपना कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट था, कितना था 327 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे मैं सिल्वर ऐड कर रहा हूं उसमें क्या हो रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता जा रहा है, और ये भी कैसा है हमारे पास मोनोवेरिएंट है। आगे देखो, यूटेक्टिक पॉइंट ओ एक सर्टेन कॉम्पोजिशन पे मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट हमें अचीव हो गया, वो कॉम्पोजिशन ऐसा था 2.6% एजी और 97.4% पीवी। और यहां पर सिस्टम कैसा होता है, नॉन वेरिएंट होता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास तीन फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास कर्व है उसके अबाउट तो दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला, दोनों इस कर्व के अबाउट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट ये जो पॉइंट है इसके अबाउट हमारे पास तीन फेज आ जाते हैं। कौन कौन से, एक तो एजी, पीबी और सॉल्यूशन, दोनों का जो मिक्सचर है, मोल्टन वाला जो मिक्सचर है वो आ जाता है दोनों साइड। तो हमारे पास तीन फेज आ जाते हैं और सिस्टम कैसा हो जाता है, नॉन वेरिएंट हो जाता है। बात क्लियर है? ये 303 वाला याद रखना कॉम्पोजिशन। फिर उसके बाद हमारे पास एरियाज है, कौन कौन से, एओबी, वो जो कर्व था अपना, ये वाला एरिया, ये है एरिया अपना एओबी। ठीक है, एओबी में हमारे पास क्या है, केवल एक ही फेज है, दोनों जो लेड और सिल्वर है दोनों मोल्टन फॉर्म में, सॉल्यूशन है दोनों का, तो ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में सब कुछ प्रेजेंट है, एक ही फेज है, तो यहां पर सिस्टम कैसा है, बाइवेरिएंट है। आगे बढ़ो, ये हमारे पास ओ था, सॉरी ये ओ था और ये कैसा था, ए था। अब देखो यहां पर क्या प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके नीचे जाओगे तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सॉलिड एजी प्रेजेंट है, यानी कि फेज कितने हो गए, दो, और सिस्टम इस एरिया में, इस ओए के नीचे वाले एरिया में कैसा हो जाता है, यूनिवेरिएंट हो जाता है। आगे ओबी, वापस अपने पास डायग्राम ये है, ओ यहां है और बी यहां है। अब इसके नीचे वाला एरिया देख रहे हैं, इस नीचे वाले एरिया में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो सॉलिड लेड और एजीपीबी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दो फेज आ गए और ये भी कैसा हो गया, यूनिवेरिएंट हो गया। और जब हम बात कर रहे हैं बिलो 303, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 303 वाला, इसके नीचे वाले एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास अब दो चीजें प्रेजेंट है, सॉलिड एजी और यूटेक्टिक मिक्सचर, सॉलिड पीबी यूटेक्टिक मिक्सचर। जरा देखो जरा डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, यहां देखो, इसके नीचे जाओगे तो अब यूटेक्टिक मिक्सचर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो वो आ गया ना अपने पास, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, और मेल्टिंग पॉइंट से नीचे जा रहे हो तो चीज हमें सॉलिड मिलेगी, सॉलिड है यानी कि यूटेक्टिक मिक्सचर हो गया। अब क्योंकि हम इससे पीछे हैं तो यहां पे कॉम्पोजिशन किसका ज्यादा था, एजी का, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, सॉलिड एजी मिल रहा है। जब हम यहां जा रहे हैं तो क्योंकि इस पॉइंट से नीचे गए, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे चले गए, सॉलिड मिलेगा यानी कि यूटेक्टिक मिक्सचर मिल रहा है, और साथ में ये किसका कर्व है, ये लेड का कर्व है, तो यहां पे हमारे पास सॉलिड लेड भी मिल जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम आ जाता है। इसमें अलग अलग एरियाज हमने देखे, यूटेक्टिक पॉइंट था वो देखा, और कर्व हमने देखा। उसके बाद देखते हैं इसका ग्राफ का जो यूज करते हैं अपन, वो सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में करते हैं। कैसे करते हैं, देखो लिखा है यहां, पढ़ते हैं एक बार, द अर्जेंटिफेरस लेड, अर्जेंटिफेरस लेड मतलब ऐसा लेड जिसमें अर्जेंटम हो यानी कि सिल्वर हो, एजी हो, हैविंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर, अगर बहुत कम सिल्वर है तो उसको उतने मतलब टेम्परेचर, किस टेम्परेचर से, मेल्टिंग पॉइंट से अबव एक टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। ठीक है, अगर हम उस, देखो डायग्राम में देखते हैं, हमारे पास डायग्राम ये रहा, मान लो यहां पे मेरे पास कोई पॉइंट है x, यहां पे मेरे पास कोई पॉइंट है x, ये हमारा कॉम्पोजिशन वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पर मैंने, इस टेम्परेचर पर मैंने उसको क्या कर दिया, मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, और मैं धीरे धीरे उसको इस पॉइंट तक ले आता हूं, इस पॉइंट तक ले आता हूं तो क्या होता है, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। फिर अब अगर मैं इस पॉइंट को y बोल दूं, ये पॉइंट O है, फिर मैं टेम्परेचर कंडीशंस लेता हूं वायो के अबाउट,
टेम्परेचर को मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूं, तो उससे क्या होता है हमारे पास, उससे क्या होता है जब उसको हम कूल करने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर एक्स वाई लाइन के अलोंग नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, और उसको हमने फिर कूल करने के लिए छोड़ दिया, जैसे ही वाई पॉइंट अचीव होता है, पीबी जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, सॉलिड लेड हमारे पास अलग से आ जाता है। और यही प्रोसेस हम बहुत देर तक करते रहते हैं, सॉलिड लेड अलग हो गया, तो उस सोल्यूशन में हमारे पास एजी की संख्या जो है, एजी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ऐसे ही फर्दर कूलिंग करते रहेंगे, धीरे धीरे पीबी को सेपरेट करते रहेंगे, तो हमारे पास जो मोल्टन मिक्सचर आ रहा है उसमें एजी जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है, और उसको हम कितने परसेंट तक बढ़ा सकते हैं, 2.6% तक। उस ग्राफ के अबाउट चलेंगे, ये अपने पास ऐसे कर्व था, ये एक्स पहले यहां वाई पे आ गए, और फिर यहां से ओके अबाउट टेम्परेचर कम करते चले गए। तो उससे हमारे पास क्या होता है, इस प्रोसेस से हमने क्या किया, एजी का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन या कि प्रोपोर्शन धीरे धीरे बढ़ाते रहे, और हमने अलॉय बना लिया लास्ट में एजी का। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं पैटिंसंस प्रोसेस ऑफ डी सिल्वरिंग ऑफ लेड। क्लियर है बात? आगे देखो, दिस इज ट्रीटेड फॉर द रिकवरी ऑफ सिल्वर प्रॉफिटेबली, सिल्वर को एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, और एलॉय का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि अगर मुझे तुम टेम्परेचर कोई दे दो कि ऐसा बता दे कि इस टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाएगा, तो मुझे ग्राफ पता है उसका, तो किस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है वो, और उसके अबाउट मेरे पास कुछ कॉम्पोजिशन आ जाएगा। तो एलॉय का कॉम्पोजिशन क्या है, इस प्रोसेस से हम बता सकते हैं। क्लियर है बात? अब उसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम आता है जिंक और मैग्नीशियम का। ज्यादा सिस्टम नहीं है अपने पास, 4 सिस्टम आते हैं इसमें। एक तो हो गया वाटर वाला, एक सल्फर वाला, एक लेड और एजी वाला, और फिर आता है जिंक मैग्नीशियम वाला। इस सिस्टम का ग्राफ देखो, थोड़ा सा अजीब सा ग्राफ लेके, बहुत सिंपल ग्राफ है। एक है हमारे पास यहाँ पे ए बी, फिर एक कुछ ऐसे है बी सी डी, और एक है डी ई। उसके बाद हमने कुछ कुछ रीजन्स बांट रखे हैं। अब देखो यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या है, 100% Zn, यानी कि इसके अबाउट है हमारे पास प्योर जिंक, और उसके अबाउट है हमारे पास प्योर मैग्नीशियम। यहाँ पे तुम्हें कुछ कंपाउंड दिख रहा होगा, ये MgZn2, इसको बोलते हैं डाई जिंक मैग्नीशियम। क्लियर है? इस एक्सिस पर टेम्परेचर, इधर कॉम्पोजिशन हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कर्व आ जाते हैं। एक तो ए बी कर्व आता है और ईडी कर्व आता है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये देखो हमारे पास जब हम ए पे थे 100% जिंक, प्योर जिंक था, जैसे जैसे उसमें मैग्नीशियम मिलाता जा रहा हूं तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। सिमिलरली यहां पे 100% मैग्नीशियम, जैसे जैसे मैं उसमें जिंक मिलाता जा रहा हूं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास एक कर्व आता है बीसीडी। अब इसमें भी 2 हिस्से हो जाते हैं, कौन कौन सा, एक तो बीसी और दूसरा सीडी। देखो बीसीडी क्या है, MgZn2 यानी कि डाइजिंक मैग्नीशियम का मेल्टिंग कर्व है, और इसमें हमारे पास 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सा, सीबी कर्व और सीडी कर्व। क्या बता रहा है कि हमारे पास अगर मैग्नीशियम जिंक, ये है डाइजिंक मैग्नीशियम है, तो जैसे जैसे मैं इसमें जिंक ऐड कर रहा हूं, इधर जा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है, जिंक बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं इसमें जिंक ऐड कर रहा हूं तो डाइजिंक मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे मैं उसमें लेड ऐड कर रहा हूं तो उसमें भी क्या होता जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। इस ग्राफ से हम निकाल सकते हैं किस कॉम्पोजिशन पे कितना मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। उसके बाद इसमें पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, पॉइंट ग्राफ में देखते हैं। एक पॉइंट तो आ गया ए, जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर जिंक का। फिर आ गया बी, जब हमारे पास कुछ कुछ कॉम्पोजिशन होगा, और ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया अपने पास उस कॉम्पोजिशन के खिलाफ। फिर उसके बाद हमारे पास ये सी 590 डिग्री सेल्सियस, ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर क्या होता है, हमारे पास यहां पर MgZn2 है, ठीक है, यहां पर ये लिक्विड फेज में है या फिर सॉल्यूशन फेज में, और ऊपर हमारे पास कैसा हो जाता है, ये वेपर फेज में आ जाता है। तो यहां पे जो लिक्विड फेज और वेपर फेज का जो कॉम्पोजिशन है, और दोनों कॉम्पोजिशन के खिलाफ हमारे पास सेम मेल्टिंग पॉइंट आ जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है बात? देखते हैं आगे। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, कौन कौन सा, एक तो ए पॉइंट आ गया, ई पॉइंट आ गया प्योर के लिए मेल्टिंग पॉइंट, फिर डी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया कॉम्पोजिशन के लिए मेल्टिंग पॉइंट, या फिर इनको हम बोलते हैं क्या, यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, तो बी जो यूटेक्टिक पॉइंट है वो आता है 380 डिग्री सेल्सियस पर, और डी जो यूटेक्टिक पॉइंट आता है वो 347 डिग्री सेल्सियस पर आता है।
उसके बाद एरियाज की बात करें तो एरिया हमारे पास कौन कौन से है, ABFA जिसमें सॉलिड जिंक और ZnMg का सॉल्यूशन मिलता है। ABFA कौन सा एरिया था, ध्यान से देखो, ABFA यहां पर क्या मिल रहा है तुम्हें, सॉलिड जिंक और दोनों का सॉल्यूशन। इस रीजन में तुम्हें क्या मिल रहा है, MgZn2 और दोनों का सॉल्यूशन। इस रीजन में भी क्या मिल रहा है, डाइजिंक मैग्नीशियम और दोनों का सॉल्यूशन। इस रीजन में क्या मिल रहा है, यहां पर मैग्नीशियम था ना प्योर, तो दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, सॉलिड मैग्नीशियम मिलेगा। अब जब यहां से तुम नीचे जाओगे, यहां तो सॉल्यूशन प्रेजेंट था, जब इस यूटेक्टिक पॉइंट से तुम नीचे जाते हो तो तुम्हारे पास चीजें सॉलिडिफाइड हो जाती है। तो यहां पे तुम्हें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है यूटेक्टिक मिक्सचर मिलता है इन एरिया FH के नीचे वाला और DH के नीचे वाला। ठीक है, ये देखो बिलो FBG हमारे पास क्या होता है, एक सॉलिड मिक्सचर आ जाता है जिंक का और डाइजिंक मैग्नीशियम का यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, और HDI के नीचे हमारे पास मैग्नीशियम और डाइजिंक मैग्नीशियम का नीचे आ जाता है। ये सारे जो सिस्टम थे एरिया वाले, ये कैसे होते हैं, यूनिवेरिएंट होते हैं। और हमारा जो ABCD के जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, जो तुमने ये ग्राफ बनाया, ये जो एरिया है इसके ऊपर वाला, वो सारा एरिया जो है वो ये वाला एरिया है अबव ABCD। और वहां पे क्या होता है, केवल और केवल ये दोनों जिंक और मैग्नीशियम सॉल्यूशन फेज में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये जो सिस्टम होता है ये हमारा बाइवेरिएंट सिस्टम कहलाता है। बात क्लियर है, तो ये हमारा फेज रूल था। आगे बात करेंगे पॉलीमर्स के बारे में। तो फेज रूल के बाद अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है पॉलीमर्स। यूनिट 2 में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो हो गया फेज रूल, उसमें जो डायग्राम हमने बताया वाटर सिस्टम का, सल्फर सिस्टम का, लेड और सिल्वर सिस्टम का एंड जिंक मैग्नीशियम सिस्टम का, सभी के डायग्राम्स कर्व वगैरह इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीमर्स, यूनिट 2 का दूसरा पार्ट। पॉलीमर्स 12th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा, लगभग वैसा ही है, बस इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है। ठीक है, बात करते हैं पॉलीमर्स क्या होता है। सबसे पहली बात, पॉलीमर्स क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। मतलब क्या है, मोनोमर्स खूब सारी यूनिट्स जुड़ जाती हैं एक के बाद एक, जो बनाती हैं क्या, पॉलीमर्स। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो मेनी सिंगल यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पॉलीमर्स। मोनोमर क्या होता है, अब मोनोमर होता है स्मॉल इंडिविजुअल रिपीटिंग यूनिट। उस पॉलीमर बड़े से मॉलिक्यूल को बनाने वाली जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, मोनोमर्स बोलते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है कि मोनोमर को जोड़ जोड़ के हमने एक बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बना दिए, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलीमराइजेशन। यानी कि द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग मोनोमर्स थ्रू वेराइटी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स टू फॉर्म पॉलीमर्स। अब अलग अलग मैकेनिज्म्स आपने पढ़े, एडिशन पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, तो अलग अलग वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स को यूज करके हम मोनोमर्स को जोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलीमराइजेशन। आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, पॉलीमर्स नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। ये तो नाम से क्लियर होगा, नेचुरल मतलब जो नेचर से मिल जा रहा है, और सेमी सिंथेटिक थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके मिल गया, सिंथेटिक प्योरली लैब में बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर के आधार पर लीनियर होते हैं, ब्रांच्ड चेन होते हैं और क्रॉस लिंक्ड होते हैं पॉलीमर्स। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर हमारे पास इलास्टोमर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। उसके बाद मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर एडिशन पॉलीमर्स होते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, जो कि नेचर से डायरेक्टली हमें मिल जाते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे कि सिल्क और वूल, सेलुलोज और स्टार्च। सेलुलोज ये सब क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स हैं, नेचर से आज सच हमें मिल जाते हैं। फिर उसके बाद सेमी सिंथेटिक, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, तो ये सेमी सिंथेटिक होते हैं, यानी कि बाय सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। किस लिए कर रहे हैं, टू इंप्रूव लस्टर, उसकी चमक, उनकी शाइनिंग बढ़ाने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो इन चीजों के लिए हमने उनकी थोड़ी सी केमिकल प्रोसेसिंग करी और उसको क्या बोलते हैं अपन, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, सेलुलोज एसीटेट या फिर सेलुलोज नाइट्रेट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स।
सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, लैब में जो डायरेक्टली हम बनाते हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब में एक एग्जाम वो आएगा, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट आएगा, वो बनाओगे, बेकलाइट बनाते हैं शायद या मेलामाइन बनाते हैं, वो व्हाइट कलर का बड़ा हार्ड सा सब्सटेंस बनता है, फिर उसको बाद में जाके मेजर करते हैं 2-3 दिन सुखा के। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या हो गए? ऐसे जो हम डायरेक्टली लैब में बना रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? नाइलॉन, टेफलॉन, पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे चलिए। अब होमो पॉलीमर और कोपॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर किस तरह के हैं? अगर सारे मोनोमर सेम हैं तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है? एक विनाइल क्लोराइड हमारे पास होता है और वही मोनोमर्स बार बार रिपीट हो जाता है, तो सेम मोनोमर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद पॉलीइथाइलिन और नाइलॉन 6। फिर कोपॉलीमर क्या होता है? जिसमें मोनोमर्स अलग अलग हो, जैसे कि एग्जांपल नाइलॉन 6। बात क्लियर है? आगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ लेते हैं। क्या होता है? पढ़ा होगा, सब थोड़ा थोड़ा याद भी होगा, रिवाइज मारते हैं एक बार। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है? गेट सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। मतलब इनको अगर गर्मी दे जाए, अगर हॉट होते तो ये सॉफ्ट हो जाते, और वापस इनको कूल कर दो तो क्या हो जाते? हार्ड हो जाते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता। अगर इफ यू हीट देम अंडर प्रेशर देयर इज नो, उनमें क्या है? कोई सॉफ्टनेस नहीं आती, वो सॉफ्ट नहीं होते, वैसे कि वैसे हार्ड बने रहते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक का कैन बी मोल्डेड इन डिजायर्ड शेप, क्योंकि हीट किया तुमने उसको, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए, तो उनको अपनी डिजायर्ड शेप में तुम मोल्ड कर सकते हो। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? इनफ्यूजिबल है। मतलब इसकी जो स्टार्टिंग में बनाते हुए एक बार शेप फिक्स्ड हो गई, वही इसकी शेप रहती है। इट डज नॉट चेंज इवन इफ यू हीट इट, क्योंकि सॉफ्ट तो वो हो नहीं रहा, तो वो हार्ड रहता है हमेशा और इनफ्यूजिबल होता है। उसके बाद देखिए, मे बी लीनियर और ब्रांच। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो लीनियर होते हैं या फिर ब्रांच होते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसे होते हैं? क्रॉस लिंकेज होती है इनके बीच में। वो क्रॉस लिंकेज ही कारण है जिसके कारण ये हीटिंग के बाद भी सॉफ्ट नहीं होते। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? लीनियर होंगे या फिर ब्रांच होंगे, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होंगे? क्रॉस लिंक्ड होंगे। एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल पॉलीइथाइलिन, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया अपने पास बेकलाइट। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट बोलता है कि एग्जांपल बताइए और मैकेनिज्म बताइए। तो एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं? एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। मतलब एक मोनोमर उठाया, दूसरा उठाया और दोनों को जोड़ दिया, कोई बाय प्रोडक्ट को तुमने रिमूव नहीं किया, तो वो होता है एडिशन पॉलीमर्स। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोनोमर यूनिट। क्योंकि आफ्टर ज्वाइनिंग, क्योंकि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद तुमने कुछ बाय प्रोडक्ट रिमूव नहीं किया है, तो जितना मोनोमर्स का टोटल वेट था वही वेट किसका होगा? पॉलीमर्स का होगा। तो वही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? टेफलॉन पीई यानी कि पॉलीइथाइलिन, पीपी पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे देखिए, LDPE और HDPE जो हम पॉलीथीन बना रहे हैं वो दो टाइप की होती है। एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जैसे बोटल्स होती है ना, बॉटल्स के नीचे देखो एक ट्रायंगल सा बना होता है, उसमें कुछ कुछ नंबर लिखा होता है और उसके नीचे कुछ कुछ लिखा होता है। तो कुछ बोटल्स के पीछे लिखा होगा LDPE, रैपर्स के पीछे भी लिखा होता है, और कुछ बॉटल्स के नीचे लिखा होगा HDPE। तो वो क्या होता है, वो ये देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले LDPE, इनकी डेंसिटी कम होती है। बनाते कैसे देखते हैं? प्रिपरेशन क्या है? हमने ले लिया इथाइलिन। क्या लिया है? इथाइलिन, या फिर इथीन भी बोलते हैं इसको। तो इथीन लिया एट 1000 to 3000 ATM प्रेशर, और टेम्परेचर कितना लिया है? 250 डिग्री सेल्सियस। और बेंजोइल पेरोक्साइड हमने साथ में लिया है। इसका काम क्या है? देखो, जो हम एडिशन करते हैं, एडिशन पॉलीमर से बनाते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उनमें फॉलो होता है। ठीक है, तो यहां पे ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। यानी कि इनिशिएट करेगा, रेडिकल स्टार्ट करेगा, रेडिकल्स बनाएगा, फिर आगे आगे एडिशन रिएक्शन चालू हो जाएगी। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है? इथाइलिन ले लिया, 6 से 8 ATM प्रेशर होता है, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस अपने पास टेम्परेचर होता है, और साथ में हम लेते हैं अपना जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। 12th में पढ़ा होगा जिगलर नट्टा। जिगलर नट्टा क्या होता है? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं अपन जिगलर नट्टा।
तो HDP की फॉर्मेशन में जिगलर नट्टा यूज किया जाता है। और हमारे पास स्ट्रक्चर तुम्हें सेम सेम ही दिख रहा होगा, मतलब ये अपन ने बना दिया HDPE, स्ट्रक्चर सेम सेम सा दिख रहा होगा, लेकिन अंतर कहां आता है, अंतर आ जाता है इनके स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो हमारे पास LDPE होता है, अच्छा स्ट्रक्चर से मैं क्या कहना चाहता हूं, ये मतलब नहीं कि ये तो सेम ही तो है स्ट्रक्चर, क्या लगा रहा है, ब्रांचिंग में चेंज आ जाता है। ठीक है, इनकी पैकिंग लूज होती है, इनकी पैकिंग काफी डेंस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनमें ना क्या होता है, मतलब जैसे मान लो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, ये स्ट्रक्चर आ गया, इनमें ऐसे कहीं कहीं ब्रांचेस आ जाती है। अब वो ब्रांचेस से क्या होता है, बहुत अच्छे से पैकिंग नहीं हो पाती, तो इसलिए लो डेंसिटी वाले होते हैं। और यहां पे ब्रांचेस नहीं आती है, तो ये बढ़िया से पैक हो जाते हैं और हाई डेंसिटी PE बना देते हैं। बात क्लियर है? क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। ये केमिकली इनर्ट होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो बढ़िया बात है। अब क्योंकि इनका हम यूज करते हैं इंसुलेशन ऑफ वायर्स में, जो वायर्स होती हैं, जो बिजली वाली वायर्स होती हैं जिनमें इंसुलेटर होता है, उसके ऊपर कवरिंग होती है, तो वो हम LDPE से बनाते हैं। ये फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने में यूज होती हैं और स्क्वीज बॉटल्स बनाने में यूज होती हैं। HDPE का काम क्या है, हाई डेंसिटी इनकी होती है ड्यू टू क्लोज पैकिंग, क्योंकि ऐसी ब्रांचेस नहीं आ रही है ना इसमें, तो इनमें बढ़िया क्लोज पैकिंग हो जाती है। ठीक है, क्लोज पैकिंग है, केमिकली इनर्ट होती है, ये मोर टफर और हार्ड होती है। LDPE से ज्यादा टफ और हार्ड हमारी HDPE होती है। इसका यूज कहां होता है, कंटेनर्स बनाने में या हाउस वेयर्स बनाने में। ठीक है, और बोटल्स बनाने में यूज होता है, लेकिन यहां पे ये स्क्वीज बॉटल है, जो जिसको तुमने पकड़ के स्क्वीज कर दिया। और ये HDPE से कौन सी बनेगी, जो थोड़ी हार्ड क्वालिटी की होती है बोटल्स, वो वाली बनेगी। क्लियर बात? चलो आगे देखते हैं। एक और चीज आती है UHMWPE, अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीइथाइलिन। ये क्या होता है, इसका एक एग्जांपल ये है PMMA। अच्छा यूजेस क्या होते हैं इसके, कुछ यूजेस होते हैं सर्जिकल प्रोसेसेस में इसका यूज किया जाता है, मशीन के पार्ट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, और हेवी ड्यूटी लाइंस जो होती हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब PMMA इसका एक एग्जांपल है, फुल फॉर्म क्या होगी, पॉलीमेथाइल मेथ एक्राइलेट। क्या बोला, पॉलीमेथाइल मेथ एक्राइलेट, ये हो गया PMMA। मोनोमर क्या है हमारा, मेथाइल मेथ एक्राइलेट। ये हमने मोनोमर लिया, कुछ कुछ ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड ऐसे करके पूरा मोनोमर आता है। अब यहां पे हमने एक लिया फ्री रेडिकल कैटलिस्ट, जो कि हमारा होता है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। टेम्परेचर होता है 60 to 80 डिग्री सेल्सियस, और आफ्टर एडिशन पॉलीमराइजेशन हमारे पास ये पॉलीमर बन के आ जाता है, जो कि होता है PMMA, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। क्लियर है? अब इसका एक और नाम होता है, इसको प्लेक्सी ग्लास भी बोला जाता है। ये कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, अमॉर्फस होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ऑल्दो केमिकली इनर्ट तो ये होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि केरोसिन, एस्टर और क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बात क्लियर है? तो ये होता है अपना UHMWPE, अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स। ठीक है, PE पॉलीथाइलिन्स। ओके, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो पहले तो अपने पास एडिशन पॉलीमर्स और उसके बाद है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन में हमने कुछ रिमूव नहीं किया पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के दौरान। कंडेंसेशन में क्या होता है, कुछ ना कुछ रिमूव हो जाता है। अब वो क्या रिमूव होता है, या तो H2 रिमूव हो जाएगा, या फिर अमोनिया रिमूव हो जाएगा, या फिर अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो यही है, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर्स बाय रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, अमोनिया एंड और अल्कोहल। अच्छा, इनमें जो लिंकेजेस होती हैं वो होती हैं एस्टर लिंकेजेस या फिर अमाइड लिंकेजेस। ठीक है, मोनोमर्स के बीच में। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका नाइलॉन 66, पढ़ा होगा कैसे होता है नाइलॉन 66। अपने पास एक मोनोमर ये है और दूसरा मोनोमर ये है, यहां से OH निकलता है, पीछे वाले के H को लेके वाटर रिमूव हो गया, यहां से OH निकलता है, इस वाले H को लेके वाटर रिमूव हो गया, और ये जुड़ जाते हैं। यहां पे देखो ये अमाइड लिंकेजेस बन जाती है। तो हमारे पास ये आता है नाइलॉन 66 का पॉलीमर, और साथ में H2O रिलीज हो गया। बात क्लियर है? तो ये होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, टेरिलीन, या फिर इसका एक और नाम होता है डेक्रॉन। इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेराथेलिक एसिड, ये दो इसके हमारे क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। 420 से 460 केल्विन हमारे टेम्परेचर होता है, और कैटलिस्ट हम यूज करते हैं जिंक एसिटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड।
ठीक है, ये कंडीशंस इसकी फॉर्मेशन की। अब अपने पास यहां पे लिख लें इसको 420 से 460 केल्विन, और अपना ये कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट क्या है? जिंक एसिडेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। ये हो गया अपना इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इधर हो गया टेराथेलिक एसिड। इन दोनों का कंडेंसेशन होता है, H2O रिमूव होता है, यही वाला H2O रिमूव होता है। यहां से ये गया, यहां से ये गया, यहां से ये गया, और यहां से ये OH निकल जाता है। तो अपने पास कुछ ऐसा बन के आ जाता है, ठीक है। और ये क्या है अपने पास? टेरिलीन या फिर डेक्रॉन। तो ये एक और एग्जांपल है कंडेंसेशन का। वापस देखो एग्जांपल क्या हो गया, एक तो हो गया टेरिलीन या फिर डेक्रॉन, और नाइलॉन 66। अच्छा, एक और होता है, ये नाम सुना है, नाइलॉन 6 होता है एक, और एक होता है नाइलॉन 66। ध्यान रखना, ये एडिशन वाला है और ये कंडेंसेशन वाला है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलीमर्स से जो आता है, वो आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। ठीक है, क्या होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स? पॉलीमर्स कंप्राइज्ड ऑफ मोनोमर्स linked to one another through functional groups and have unstable links in the backbone। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल से मतलब समझ में आ रहा है? बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल, जिसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं ना जो कि कभी डिग्रेड नहीं होते, उनका डिग्रेडेबल वो किताबों में लिखा होता है 400-500 साल तक ऐसे ही रहेंगे वो, तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं। लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, क्योंकि उनके जो बैकबोन में लिंक्स है वो कैसे हैं? अनस्टेबल है, तो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल हो जाते हैं। तो ये पॉलीमर्स क्या है? ध्यान रखना, फंक्शनल उसके थ्रू जुड़े होते हैं, और उनके बैकबोन में जो लिंक्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, which makes them biologically degradable। लिखा है can be broken down into biologically acceptable molecules by enzymatic degradation। एंजाइम से भी तोड़ सकते हैं, या फिर हाइड्रोलिसिस से भी इसको डिग्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? कोलेजन या फिर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल था हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। तो यहां हमारी यूनिट 2 खत्म होती है। ध्यान देना, दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास क्या क्या? फेज रूल, वो डायग्राम सबके याद रखना, और उसके बाद पॉलीमर्स, ये तो आशा करता हूं सबको आता होगा थोड़ा बहुत, और यहां पे जो हमने बताया वो बिल्कुल बढ़िया से याद रखना। एलडीपी एसडीपी में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स विद एग्जांपल डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एडिशन और कंडेंसेशन का मतलब वगैरह सब क्लियर होना चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में, काफी आसान सी यूनिट है, ठीक है। तो जरूर से पढ़ लेना, और आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।